Hello my future doctors, this side your Biowali ma'am Amisha Saraswat and I welcome you all on our YouTube channel MedJX। तो बच्चों कल की क्लास में हमने इवोल्यूशन की सारी एनसीईआरटी की लाइंस कवर अप की थी। तो आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं इवोल्यूशन के सारे नीट के पीवाईक्यूज। तो फटाफट से इस सीरीज़ को ज्वाइन करो और तुम्हारे जो भी मार्क्स आए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स मूव ऑन एंड स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? The factor that leads to the founder effect in a population is। तो यहाँ पे जो वर्ड मेंशन है फाउंडर इफेक्ट बच्चों, इसका मतलब तुम्हें थोड़ा सा मैं रिकॉल करा देती हूँ। जैसे ये हमारी एक मेन लैंड है, दिस इज द मेन लैंड, और मान लो इससे बहुत दूर जाकर हमारे पास एक आइलैंड है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी स्पीशीज, मतलब एक स्पीशीज के बहुत सारे लोग रह रहे हैं। अब क्या होगा, यहाँ से कोई स्पीशीज उठ के यहाँ आ गई, कॉलोनाइज कर दी, तो वो स्पीशीज यहाँ की क्या हो जाएगी? फाउंडर स्पीशीज। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फाउंडर स्पीशीज आपस में रिप्रोड्यूस कर करके एक नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएगी, जो मेन लैंड की स्पीशीज से थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड होगी। तो ये वाला जो इफेक्ट होता है इसको हम कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। एंड फाउंडर इफेक्ट इज अ पार्ट ऑफ योर जेनेटिक ड्रिफ्ट, क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट में सारी चीजें रैंडम होती है एंड दिस वाज आल्सो रैंडम। सो क्वेश्चन बोल रहा था द फैक्टर दैट लीड्स टू फाउंडर इफेक्ट इन अ पॉपुलेशन, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैचिंग। मैं तुमसे हर बार बोल रही हूँ कि नीट में मैचिंग की जो क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी है वो पहले के कंपैरिजन में बढ़ चुकी है। तो एक बार इस मैचिंग को अटेंड करो कि क्या बोल रही है। Selection of resistant varieties due to excessive use of herbicides and pesticides। जब भी ऐसी कोई चीज़ें आती है जहाँ पे herbicides, pesticides या फिर इंडस्ट्रीज का यूज़ होता है, तो ये सारा का सारा जो इवोल्यूशन है, नेचुरल सिलेक्शन है, दैट इज बिकॉज ऑफ मैन मेड एक्टिविटीज़। तो मैन मेड एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस। तो यहाँ पर ये फर्स्ट का क्या चला जाएगा? डी, एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस। इसके बाद बोन्स ऑफ फोर लिम्बड मैन एंड व्हेल, दोनों की जो बोन्स होती है वो सेम होती है, ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फेरेंजिस, सब कुछ। तो ये क्या हो जाएंगे? होमोलोगस, यानी कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, क्योंकि होमोलोगी में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है। ऑरिजिन सेम है, फंक्शन सबका डिफरेंट है। विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, ये बेचारे मेम्ब्रेन के बने हुए हैं, ये तुम्हारे फोर लिम्ब के एक्सटेंशंस, मॉडिफिकेशंस हैं। तो यहाँ पे थर्ड का क्या चला जाएगा? बी, बिकॉज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज योर एनालॉगस इवोल्यूशन। ऑर्गन्स, डार्विन फिंचेस, आंख बंद करके तुम बता सकते हो इट इज द एडेप्टिव रेडिएशन। तो यहाँ से हमें पता चला कि ए का क्या है? 4, बी का क्या है? 3, सी का क्या है? 2 एंड डी का क्या है? 1। सो ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स आर द एग्जाम्पल ऑफ, ये तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा, इसका एक ही आंसर है, दैट इज द कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू correct example of organisms which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic actions, यानी कि मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से इनमें से किस में इवोल्यूशन हुआ है, सिंपली ये बात जानना चाह रहे हैं। अब डार्विन फिंचेस जो थी गैलापागोस आइलैंड में, वहां पर मैन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं था, वो सब नेचुरल था, तो ये नहीं होगा। हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वीट्स, हाँ हम हर्बिसाइड्स डालते हैं तो उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया, तो हमारा हर्बिसाइड्स का एप्लीकेशन इज द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, सॉरी मैंने इसको क्रॉस कर दिया, दिस इज राइट। ड्रग रेजिस्टेंट यूकैरियोट्स, हाँ हम ड्रग्स डालते जाएंगे, वो अपने आप को अडेप्ट करके उससे रेजिस्टेंट होते जाएंगे। लास्ट है मैन क्रिएटेड ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स लाइक डॉग्स, तो यहाँ पर भी ह्यूमन का ही इंटरवेंशन हो गया। तो यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2nd, 3rd एंड 4, ये तीनों ऑप्शंस जो हैं वो एंथ्रोपोजेनिक एक्शंस की वजह से ही इवोल्यूशन हुआ है और नेचुरल सिलेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन आएगा? बी, जिसमें 2, 3 एंड 4 आर इन्वॉल्व। समझ में आया? इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वॉज डिसअप्रूव्ड बाय, यहाँ पे पूछा जा रहा है किसने इसको डिसअप्रूव किया था, ये नहीं पूछा जा रहा कि किसने दिया था, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना। तो इवोल्यूशन सपोर्ट, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट बच्चों बोलता था ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी, ये लाइन किसने दी थी? अर्नस्ट हैकेल ने। तो यहाँ पे ऑन्टोजेनी क्या है बच्चों? लाइफ हिस्ट्री, दिस इज
लाइफ हिस्ट्री। एंड फाइलोजेनी बच्चों क्या होती है? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। तो इन्होंने कहा था कि लाइफ हिस्ट्री और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री एक दूसरे को रिपीट करती है। जब भी कोई अडल्ट वर्टिब्रेट, मतलब जो भी वर्टिब्रेट है एम्ब्रियोनिक स्टेज में जाता है, तो उसमें सारे वर्टिब्रेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, भले वो एडल्ट में वो कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट ना हो। ये ऐसा अर्नस्ट हैकेल ने कहा था, बट इस चीज़ को स्ट्रिक्टली डिसअप्रूव करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था कार्ल अर्नस्ट वोन बेयर। ही डिसअप्रूव्ड एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ एविडेंस। और इसको प्रूव किसने किया था? यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ, अर्नस्ट हैकेल। अर्नस्ट हैकेल इसके सपोर्टर थे, ठीक है, और उन्होंने ये लाइन बोली थी। नेक्स्ट, फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट्स एसिल मिलर प्रोड्यूस्ड अमीनो एसिड्स बाय मिक्सिंग फॉलोइंग इन अ क्लोज्ड फ्लास्क। तो मैं याद है हमने मिलर एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप देखा था, वहाँ पे हमने देखा था उसने कौन कौन सी गैसेस ली थी, क्या क्या कंडीशंस दी थी, टेम्परेचर कितना था, वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर क्या था? मीथेन थी, हाइड्रोजन थी, अमोनिया थी। ये मीथेन का फॉर्मूला नहीं है, गलत है, ये गलत है। अब बचता ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4। मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर, 600 डिग्री सेल्सियस। तो वहाँ पे 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं था, नहीं था, नहीं था। अमोनिया, सॉरी, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया, वाटर वेपर एट 800 डिग्री सेल्सियस, तो ये सही था। तो ऑप्शन नंबर 4। एनसीईआरटी के डायग्राम से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर अबाउट हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फॉर्मेशन अर्थ लाइफ अपीयर्ड ऑन द प्लैनेट। तो मैं याद होगा कि हमारे जो अर्थ बनी थी, एनसीईआरटी में बोला गया है कि अर्थ बनने के 500 मिलियन ईयर्स के बाद लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। जैसे मैं अगर मानूँ अर्थ हमारी, मान लो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले हमारी अर्थ आई, तो लाइफ कब आई? 4 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ। इसके बाद एनसीईआरटी ने बोला है 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले आई थी नॉन सेल्यूलर लाइफ, एंड 2 बिलियन ईयर्स अगो पहले आई थी सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ, ठीक है। तो अर्थ बनने के बाद जो लाइफ आई थी उसमें कितना गैप लगा था? 500 मिलियन ईयर्स का। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड बाय। तो एम्ब्रियोलॉजिकल जो एविडेंस दिया था वो किसने दिया था? अभी मैंने तुम्हें बताया था, अर्नस्ट हैकेल ने। और कार्ल वोन बेयर ने क्या किया था? इसको डिसअप्रूव। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, a hominid fossil discovered in Java in 1891, now extinct, having cranial capacity of about 900 cc। 900 cc वाला एक hominid वो था, फॉसिल था जो जावा से निकला। कब निकला? 1891 में, और अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो ये कौन है बच्चों? ये है हमारा होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस को हम जावा मैन भी बोलते हैं, जावा मैन, क्योंकि इसके फॉसिल यहाँ से डिस्कवर हुए थे। Next question is from ReNEET in COVID time. The phenomena of evolution of different species in a given geographical area starting from a point and spreading to other habitats। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? एक पर्टिकुलर एरिया है जिसमें अलग अलग हैबिटेट्स हैं, ये अलग अलग, ठीक है। तो पर्टिकुलर यहाँ पे कोई स्पीशीज आई है जो अलग अलग हैबिटेट के लिए अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है, अडेप्ट कर रही है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इस प्रोसेस को बोलते हैं हम अडेप्टिव रेडिएशन। इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल क्या है? डार्विन फिंचेस और हमारे जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स थे, ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं? अडेप्टिव रेडिएशन के। तो अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब है एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे अलग अलग जोन्स हैं, अलग अलग हैबिटेट्स हैं, और उसके लिए हमारी स्पीशीज डाइवर्सिफाई करती है अपने आप को। तो दिस इज कॉल्ड एज अडेप्टिव रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन लोकस, यानी कि ये क्वेश्चन है बच्चों हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम का। A gene locus has 2 alleles, capital A and small a. If the frequency of dominant allele A is 0.4, मान लो P given है 0.4, what will be the frequency of homozygous dominant heterozygous homozygous recessive? मतलब ये पूछ रहा है सिंपली, अगर कैपिटल A और स्मॉल a है तो ये तुमसे पूछ रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी और तुमसे पूछ रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी। बट कोई बात नहीं, हम इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल देंगे, सबकी निकाल देंगे। तो तुम्हें पता है कि P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1, तो P गिवन है तो Q कितना हो जाएगा? 0.6,
है ना। अब इसकी अगर मैं फ्रीक्वेंसी बताऊं तो ये कितनी होती है, p स्क्वायर, यानी कि 0.6 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, नहीं सॉरी एक सेकेंड, 0.4 का स्क्वायर होगा ये, क्योंकि p हमारा 0.4 है, हाँ 0.4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, q स्क्वायर यानी कि 0.6 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2pq यानी कि 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4। ठीक है, तो ये कुछ ये आएगा कुछ 16 के अप्रॉक्स, ये आएगा कुछ 36 और ये आएगा कुछ 6 4 24 24 48। तो यहाँ पर कैपिटल ए ये हटेगा, ये रह सकता है या तो ये या ये या ये। ठीक है, कैपिटल ए स्मॉल ए 48, ये गलत ये गलत, ये बचता है ऑप्शन नंबर सी। कैसे, 0.4 का स्क्वायर करोगे तो 0.16 आएगा, 0.6 का स्क्वायर करोगे 0.36 आएगा, और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 0.48 आएगा, है ना। बहुत सिंपल है। इससे भी तगड़े लेवल के मैंने हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन कराए हैं, तुम वन शॉट वाली प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, दिमाग हिल जाएगा, ऐसे क्वेश्चन है सारे इवोल्यूशन के, तो उनको जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वेरिएशंस कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय हुगो डी विरस। दो चीज थी, एक था डार्विन का कंसेप्ट और एक था हुगो डी विरस का कंसेप्ट। तो डार्विन ने इनहेरिटेड वेरिएशंस की बात की थी, इनहेरिटेड वेरिएशंस, और इनहेरिटेड वेरिएशंस डार्विन के अकॉर्डिंग कैसी होती थी, डायरेक्शनल। और हुगो डी विरस ने बात की थी म्यूटेशन की, और म्यूटेशन कैसा होता था, रैंडम होता था, कभी भी हो जाता था, और डायरेक्शनलेस, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती थी। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन वाले कंसेप्ट में है। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से क्या है जो हुगो डी विरस वाले आइडिया को प्रपोज कर रहा है। तो रैंडम एंड डायरेक्शनल ये गलत, रैंडम एंड डायरेक्शनलेस ये सही, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, ठीक है। इसने एक सॉल्टेशन का भी प्रोसेस बताया था। सॉल्टेशन मतलब सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, मतलब एक ऐसी म्यूटेशन जो एक नई स्पीशीज का ही फॉर्मेशन करते। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली फ्रॉम द टाइप्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो एक बार इसको देखो, इन अ स्पीशीज द वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg। जैसे मान लो ये तुमने ग्राफ बनाया, यहाँ पे वेट्स डाले 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसने बोला कि बच्चों का वेट 2 से 5 kg के बीच में आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ठीक है, अब 97% ऑफ द न्यू बॉर्न with an average weight between 3 to 3.5, 3 से 3.5 के बीच में 97% survive, whereas 99% of infants born with weight of 2 to 2.5, 2 to 2.5 कितना, 99% dead। और अगर यहाँ पे भी हुआ 4 to 4.5, कितना परसेंट है ये ऐसा कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे डेड कर रहे हैं, यहाँ भी डेड कर रहे हैं, यहाँ भी डेड कर रहे हैं, यहाँ पे लिव कर रहे हैं, लिविंग है। तो व्हाट टाइप ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। तुम क्वेश्चन को समझे क्या बोल रहा है, एवरेज वेट बच्चों का आ रहा है 2 से 5 के बीच में। फिर वो इस लाइन में बोल रहा है कि 3 से 3.3 के बीच में जिनका वेट है वो सर्वाइव कर रहे हैं 97%, और इधर उधर 99% बच्चों की डेथ हो रही है अगर उनका वेट 2 से 2.5 है या फिर 4.5 to 4 kg है। तो कुल मिला के हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि बीच वाले बच्चे ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं और अगल बगल के ख़त्म हो रहे हैं, है ना। तो इस टाइप के सिलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। क्या बोलते हैं, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन, क्योंकि अगल बगल की एक्सट्रीमिटीज खत्म हो चुकी हैं, दैट्स वाई। क्लियर। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द क्रीनियल कैपेसिटी वेयर यू हैव टू मैच देम। तो मैं तुम्हें यहाँ पे बता देती हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनमें से सबसे ज़्यादा, अगर क्रो-मैग्नन की बात ना की गई हो, क्रो-मैग्नन 1600 वाले थे, अदरवाइज वैसे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आएगी निएंडरथल। निएंडरथल की है 1400, ठीक है। होमोसैपियंस यानी कि हमारी होमोसैपियंस की इनसे थोड़ी सी कम हो जाती है और ये हो जाती है 1350 सीसी, ठीक है। होमो इरेक्टस के भी तुमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखी थी 900 थी, जावा वाला जो क्वेश्चन था। होमो इरेक्टस की कितनी हो जाती है 900 सीसी। तुम बस ये 3
क्रेनियल कैपेसिटी याद कर लो, बाकी मैच द फॉलोइंग कभी आया तो बाकी अपने आप ही निकल जाएगी। जैसे यहाँ पे 1400 है तो 1400 किसकी जाएगी, निएंडरथल्स की। 1350 किसकी जाएगी, होमो सैपियंस की। होमो इरेक्टस की कितनी जाएगी, 900, तो होमो हैबिलिस की कितनी चली जाएगी, 650 से 800। ऊपर जाते जाते क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ेगी, लेकिन होमो सैपियंस के केस में क्या हो रहा है, वो घट गई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए का 3 तीन ऑप्शन में है, बी का 4 इस ऑप्शन में, सी का 1 एंड डी का 2। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिमिलैरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन फोरलिम्ब ऑफ मैनी वर्टिब्रेट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बोन स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटीज हैं, ह्यूमरस फिर लेकर के पूरा फैलेंजिस तक का जो पोर्शन है सिमिलर है, तो ये क्या शो करता है बच्चों, होमोलॉगी, यानी कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, यानी कि कॉमन एंसेस्ट्री, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एग्जाम्पल फॉर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शंस। तुम्हें वो ऑप्शन इनकरेक्ट चूज करना है जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो नहीं कर रहा। तो तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल्स याद होंगे, फोर लिम्ब सबके होते हैं, हर्ट भी सबका सेम है, ब्रेन भी, ये आइज ऑफ ऑक्टोपस, बैट्स एंड मैन, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आती है, तो ये डाइवर्जेंट नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हुगो डी विरस द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज। कौन सा है इसमें से मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन? तो डार्विन ने, सॉरी हुगो डी विरस ने क्या बोला था, मल्टी स्टेप म्यूटेशन, मल्टीपल स्टेप्स में जो म्यूटेशंस होते हैं उनको ही हम बोलते हैं अपना इवोल्यूशन का मैकेनिज्म। तो यहाँ क्या आ जाएगा, मल्टीपल स्टेप म्यूटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउ यील्डिंग हायर मिल्क आउटपुट रिप्रेजेंट्स। क्या रिप्रेजेंट करता है, तुमने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया ऐसी काउस को जो हाई यील्ड दे रही है, तो अभी क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन नहीं, डायरेक्शनल एज इट पुशेस द मीन ऑफ कैरेक्टर इन वन डायरेक्शन, ये हो सकता है, डिसरप्टिव एज इट स्प्लिट्स द पॉपुलेशन इनटू वन हायर यील्डिंग एंड अदर लो आउटपुट वाली, या स्टेबलाइजिंग फॉलोड बाय डिसरप्टिव एज इट स्टेबलाइजेस द पॉपुलेशन टू प्रोड्यूस हायर यील्डिंग काउस। तो देखो सिंपल सी बात है, इतना ताम झाम नहीं करना है, बाकी भले नॉर्मल थी लेकिन तुमने सेलेक्ट करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया जो हाई यील्डिंग वैरायटीज की होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्शनल। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है आर्टिफिशियल सिलेक्शन टू ऑब्टेन काउ हायर यील्डिंग आउटपुट, बाकियों के कंपैरिजन में हाई यील्ड है, यानी कि बाकी के कंपैरिजन में डिफरेंट है, तो इट इज डायरेक्शनल। Continental drift led to disappearance of number of South American mammals because of alteration of vegetation was not conducive for their survival. There was an outbreak of a number of infectious disease, sudden changes in the climatic condition. They were outcompeted by more highly evolved animals reaching here from North America. तो तुम्हें याद होगा A Brief Account of Evolution में लास्ट के पैराग्राफ्स में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि साउथ अमेरिकन मैमल्स वर ओवररिडन बाय द वंस प्रेजेंट इन द नॉर्थ अमेरिका। तो इसका जो एग्जैक्ट रीजन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, they were outcompeted by more highly evolved animals reaching here from North America. Clear? Next question, which of the following is the correct sequence of events in the origin of life? Origin of life में correct sequence क्या है इनका? Formation of protobions, formation of organic monomers, formation of organic polymers and formation of DNA based genetic systems. तो इसमें सबसे ज़्यादा एडवांस जो बात की गई है वो है डीएनए की, क्योंकि भाई डीएनए हो गया तो मतलब समझ लो सेल बन गया, लेकिन हमें पता है स्टार्टिंग में मोनोमरिक यूनिट्स थी, फिर पॉलीमर्स बने थे, फिर धीरे धीरे आके हमारा सेल्फ रेप्लिकेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले तो तुम्हारा ये वर्ड पर फोकस करो मोनोमर्स, उसके बाद फोकस करो पॉलीमर्स, यानी कि पहले हो जाएगा ये, फिर हो जाएगा ये। अब फर्स्ट और फोर्थ में से, तो फर्स्ट लिखा हुआ है प्रोटोबायोन्स, मतलब पहला ऐसा ऑर्गन है, प्रोटो मतलब फर्स्ट, बायोन्स मतलब लिविंग, तो पहला लिविंग स्ट्रक्चर, और यहाँ पे लिखा है डीएनए बेस्ड जेनेटिक सिस्टम, डीएनए से बना कुछ स्ट्रक्चर आया जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी होगा, क्योंकि डीएनए होगा तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन जाएगा, ये जाएगा फिर थर्ड, और ये जाएगा फिर फोर्थ। तो क्या जाएगा, पहले 2 3
उसके बाद 1 and 4, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, किस साल का था ये? 2016, जो सेकेंड फेज हुआ था उस टाइम का। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू रिसेंट वन इज, मैंने तुम्हें वन शॉट में भी बताया था, मैंने तुम्हें कल एनसीईआरटी लाइनर सीरीज में भी बताया था कि स्टार्टिंग में क्या था, ड्रायोपिथेकस, उसके बाद रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल्स, क्रो-मैग्नन्स, होमो सैपियंस, इस टाइप का स्ट्रक्चर था। तो सबसे पहले रामा, अब यहाँ पे ड्रायो तो कहीं नाम नहीं लिखा हुआ, तो तुम्हें रामा से देखना पड़ेगा। तो रामा के बाद होमो हैबिलिस नहीं, ऑस्ट्रेलो के बाद होमो हैबिलिस थे, लेकिन रामापिथेकस बाद में नहीं आए। ऑस्ट्रेलो के बाद रामा नहीं, रामा, ऑस्ट्रेलो, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, फोर्थ वन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इस ऑर्डर को याद रखो तुम लोग। सबसे पहले ड्रायोपिथेकस, उसके बाद रामापिथेकस, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसके बाद होमो हैबिलिस, इसके बाद होमो इरेक्टस, इसके बाद निएंडरथल्स या फिर होमो निएंडरथैलिस, और इसके बाद होमो सैपियंस। अर्ली ह्यूमन इवोल्यूशन में जो हमारे कैनाबैलिज्म शो करते थे, कार्निवोर नेचर के थे, वो थे हमारे होमो इरेक्टस, जिसके बाद निएंडरथल बन गए थे काफ़ी ज़्यादा धार्मिक, रिलीजियस, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय। हार्डी-विनबर्ग का मतलब जो सबसे सिंपल क्वेश्चन कोई हो सकता है तो वो ये क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपली पूछा गया हेट्रोजाइगस यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी की फ्रीक्वेंसी, तो वो कितनी हो जाती है? यू नो इट इज 2pq। सो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 1 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ रैंडम प्रोसेस जिसकी वजह से अलीलिक और जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज चेंज होती हैं बोथ बिफोर द डिस्टर्बेंस एंड आफ्टर द डिस्टर्बेंस। तो ये जो होता है, ऑपरेट करता है, ये स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन पे ऑपरेट करता है। स्मॉल पॉपुलेशन पे इसका जो आउटकम है, इसका जो रिजल्ट है, वो ज़्यादा जल्दी विजिबल होता है, विजुअलाइज होता है। ठीक है, सो जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनालॉगस स्ट्रक्चर्स आर अ रिजल्ट ऑफ, एनालॉगस स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जिनका डिफरेंट ऑरिजिन होता है, फंक्शन सेम होता है। सो दीज आर डिफरेंट ऑरिजिन बट सेम फंक्शन, so they are converging to perform a same function, that's why it shows convergent evolution, option number B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट है तो तुम बताना कौन सी सही है। The earliest organisms that appear on earth were non-green and presumably anaerobes। स्टार्टिंग में भाई ऑक्सीजन थी ही नहीं, ऑक्सीजन नहीं होगी तो जो पहले ऑर्गेनिजम्स होंगे वो एरोबिक तो होने से रहे, तो वो कैसे हो जाएंगे? एनारोब्स। तो ये बात तो भाई सही बोली जा रही है। स्टेटमेंट 1 इज right. Statement 2. The first autotrophic organisms were chemoautotrophs that never released oxygen। पहले तो यही थे chemoautotrophs, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे अपने ब्लू ग्रीन अलगे आए, साइनोबैक्टीरिया आए जो ऑक्सीजन रिलीज करने लगे, ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस की। तो पहले तो हमारे यही थे that never released oxygen। तो इनमें से दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, both A and B are correct। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर होमोलोगस टू द विंग्स ऑफ अ बर्ड। बर्ड्स के विंग्स से होमोलोगस क्या होगा इसमें? डोर्सल फिन ऑफ शार्क, विंग ऑफ मोथ, हाइंड लिम्ब ऑफ रैबिट, फ्लिपर्स ऑफ व्हेल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्लिपर्स ऑफ व्हेल, है ना, हड्डियां सेम होती हैं। विच इज द मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में जो वेरिएशंस आती हैं उसका सबसे कॉमन रीजन क्या होता है? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जो तुम्हें पता है कब होता है? गैमीट फॉर्मेशन में। जब मियोसिस 1 होती है तो उसके प्रोफेज 1 में भी पैकाइटिन स्टेज में, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट फॉर्मेशन होगा, गैमीट फॉर्मेशन होगा तो मियोसिस होगा, मियोसिस होगा तो ये भी होगा। तो पैकाइटिन स्टेज में क्या हो जाता है? रिकॉम्बिनेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अ पॉपुलेशन विल नॉट एग्जिस्ट इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम इफ, कब वो ऑपरेट नहीं करेगी हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में. हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या बोलता है? P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1. अगर ऐसा होता है तो इक्विलिब्रियम है और इवोल्यूशन नहीं है, यानी कि तुम्हारी अलीलिक एंड जीनोटाइपिक फ्रीक्वेंसीज चेंज नहीं होनी चाहिए. तो विल नॉट, ये पूछ रहा है विल नॉट, तो अगर माइग्रेशन नहीं हुआ तो एग्जिस्ट करेगी. पॉपुलेशन इज लार्ज, इंडिविजुअल्स मेड सेलेक्टिवली एंड देयर आर नो म्यूटेशंस, तो म्यूटेशन नहीं होगा तो एग्जिस्ट करेगा, ये नहीं होगा तो करेगा. पॉपुलेशन इज लार्ज तो करेगा. इंडिविजुअल मेड सेलेक्टिवली, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर रैंडम मेटिंग नहीं हुई, तुमने सेलेक्ट किया तो पर्टिकुलर टाइप का जो जीन ग्रुप है, जीन्स है, वही सबसे ज़्यादा बायस्ड हो जाएंगे ना, वही सबसे ज़्यादा प्रायर हो जाएंगे इस पॉपुलेशन में. तो इसलिए मेटिंग शुड बी रैंडम नॉट सेलेक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following had the smallest brain capacity? Neanderthals 1400, Homo habilis 600 to 850, Homo erectus 900 and Homo sapiens 1350. लिख लेते हैं 1400 cc, Homo habilis मैं रफली लिखूँ तो 600 to 850 cc, Homo erectus 900 cc और Homo sapiens 1350 cc. So this is your option number second. Homo habilis की सबसे कम cranial capacity होती है. इसके बाद next question. The following graph depicts change in two population A and B of herbivores in grassy fields. A possible reason for these changes is that number of organisms time. तो एक टाइम के बाद A का नंबर घट रहा है, B का नंबर घट रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? पॉपुलेशन ए प्रोड्यूसेस मोर ऑफस्प्रिंग, अगर ज़्यादा ऑफस्प्रिंग होते तो इसका नंबर बढ़ता. पॉपुलेशन ए कंज्यूम्स द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन बी, नहीं. बोथ प्लांट पॉपुलेशन इन दिस हैबिटेट डिक्रीज, नहीं. पॉपुलेशन बी कॉम्पीट्स मोर सक्सेसफुली फॉर फूड देन ए. ये तो मतलब बच्चों वाला सवाल है, कोई बच्चा भी बता देगा. ग्राफ देख के बस तुम्हें बस थोड़ा सा क्या कहते हैं घबराहट दे दी, अदरवाइज इट इज़ वेरी सिंपल, है ना. ए का नंबर घट रहा है, बी का नंबर बढ़ रहा है, यानी कि बी ने अच्छा सर्वाइव किया है, ए सर्वाइव नहीं कर पाया, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, द विंग्स ऑफ अ बर्ड एंड द विंग्स ऑफ एन इंसेक्ट आर 10 बार, मतलब ये तुम 10th क्लास से भी सुनते आ रहे हो, ये क्या हो जाते हैं? एनालॉगस. डिफरेंट ऑरिजिन है लेकिन फंक्शन सबका सेम है दोनों का, और वो क्या है? फ्लाइट, उड़ने में हेल्प करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एन एग्जाम्पल ऑफ. इंडस्ट्रियल मेलानिज्म क्या था? जहाँ पे बिस्टन बेटुलेरिया मोथ थी, एक मेलेनिक थी और एक वाइट कलर की थी. जब इंडस्ट्रीज सेटअप हुआ था 1920s में, उससे पहले की तरफ क्या था? क्योंकि ट्रीज में वाइट बैकग्राउंड था तो वाइट वाले जो बोट्स थी वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही थी सर्वाइवल में. लेकिन जब इंडस्ट्रियल सेटअप हो गया तो हमारा पूरा जो बाग था वो ब्लैक हो गई, जिसके बाद मेलेनिक मोथ अच्छे से वहाँ पे कॉम्यूफ्लाज कर दी थी. तो ये एक तरीके से नेचुरल सिलेक्शन का ही एक्सप्लेनेशन था. क्लियर? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 limbs of cat, lizards used in walking, 4 limbs of whales used in swimming, 4 limbs of bats used in flying are example of. भले वो कुछ भी काम करते हो लेकिन सबका ऑरिजिन सेम है, सेम टाइप का हड्डियों का पैटर्न है. सो दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज होमोलोगस ऑर्गन्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन a population of 1000 individuals, 360 belongs to genotype capital A, 480 belongs to capital A small a and 160 to A. यहाँ पे लिख लो 360 out of 1000 belongs to capital A, 480 out of 1000 belong to capital A small a, and remaining 160 out of 1000 belong to small a. तो ये कितना हो जाएगा? 0.36 इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर. ये हो जाएगा 0.48 इज इक्वल्स टू 2pq एंड ये हो जाएगा 0.16 इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर. कैसे? क्योंकि तुम्हें पता है इसकी ये फ्रीक्वेंसी, इसकी ये फ्रीक्वेंसी, उसकी वो फ्रीक्वेंसी. नाउ बेस्ड ऑन दिस डाटा द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील ए इज. अब वो पूछ रहा है
ए की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, तो ए होता है पी, है ना, तो पी इज इक्वल्स टू 0.36, तो ये हो जाएगा 0.6, तो P क्या हो जाएगा 0.6, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है। Which of the following are analogous structures? Analogous मतलब different origin but same functions. So flipper of dolphin, legs of horse, wings of bats and wings of pigeon. सीधी बात है भाई, wings of bats क्या है, हमारा mammals है, और वो क्या है तुम्हारा birds है, apes है, तो दोनों में difference है। Variation in gene frequencies within population can occur by chance rather than natural selection. This is referred to as, जब भी बाय चांस की बात की जाए तो बाय चांस में हमेशा हमारा आंसर आएगा जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, बाय चांस होता है पॉपुलेशन में, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसीज चेंज हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डार्विन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज ड्यू टू, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो इवोल्यूशन प्लस इकोलॉजी का है, क्योंकि इसका एक्चुअल आंसर जो है वो इकोलॉजी वाले टॉपिक में दिया हुआ है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन में। So according to Darwin, the organic evolution is due to reduced feeding efficiency due to presence of interfering one, ये interference competition है, intraspecific competition, it is your interspecific competition जिसके ऑपरेट होने की वजह से हमारी स्पीशीज इवॉल्व हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट evolutionary history evolve similar phenotypic adaptation in response to a common environmental challenge. Different evolutionary history evolve into similar phenotypic adaptations. ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, adaptive radiations, natural selections, convergent evolution, non-random evolution. देखो यहाँ पे कहीं पे in response to common environmental challenge, तो ये जाएगा तुम्हारा convergent evolution। तुम्हारे दिमाग में adaptive radiation आएगा, लेकिन adaptive radiation is more biased towards the divergent evolution. तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का भी मतलब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन भी एडेप्टिव रेडिएशन में ऑपरेट करता है, लेकिन यहाँ पे वो जो सीधा सीधा आंसर जानना चाह रहा है वो इसके टर्म में जानना चाह रहा है, तो इट इज योर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अगर हैबिटेट टाइप का कुछ वर्ड दिया होता तो एडेप्टिव रेडिएशन आंसर हो जाता। टेंडेंसी ऑफ अ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम मे बी डिस्टर्ब बाय, कैसे डिस्टर्ब हो जाएगी, लैक ऑफ म्यूटेशन से नहीं, लैक ऑफ माइग्रेशन से नहीं, रैंडम मेटिंग से नहीं, लैक ऑफ रैंडम मेटिंग से होगी। ठीक है, अगर ये 3 पैरामीटर्स हुए तो तुम्हारा इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड आइज ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ स्ट्रक्चर्स येट दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस, यानी कि दोनों एनालॉगस हैं। सो एनालॉगस ऑर्गन्स डाइवर्जेंट नहीं, एनालॉगस इज ऑलवेज कन्वर्जेंट, क्योंकि डिफरेंट ऑरिजिन है और फंक्शन पे दोनों आके कन्वर्ज कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ थैंक यू। तो तुमने देखा इवोल्यूशन से कितने प्यारे प्यारे नन्नू मुन्नू से क्वेश्चन आए थे, और ज़्यादातर क्वेश्चंस उसी पर बेस्ड थे, होमोलोगस, एनालॉगस, और हार्डी विनबर्ग से इतना कोई खतरनाक क्वेश्चन नहीं आया था। बट स्टिल अगर तुम हार्डी विनबर्ग क्वेश्चंस में अपना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना चाहते हो तो तुम्हारी वन शॉट वाली जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर इवोल्यूशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दिए हुए हैं, तो उन क्वेश्चंस को ज़रूर करना। दे विल डेफिनेटली डू अ ब्रेनस्टॉर्मिंग, मतलब तुम बहुत ज़्यादा तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो तुम सब हो जाएगा। सो ऐसे ही अपने बाकी चैप्टर्स को भी कवर करेंगे विद द एनसीईआरटी लाइनर सीरीज एज वेल एज नीट BYQ सीरीज। तो स्टे ट्यून टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।